किताबों में स्टैटिक यानी स्थिर बताई गई है, वो असल में इतनी तेजी से कैसे बदल रही है? इमेजिन करो एक सोशल लैडर जिसमें लोग ऑफिशियली अपनी जगह नहीं बदल सकते, लेकिन फिर भी ऊपर चढ़ने के रास्ते ढूंढ लेते हैं। राइट। टुडे हम इंडिया के सोशल फैब्रिक के अंदर छिपे इन्हीं सीक्रेट पैसेजेस को एक्सप्लोर करेंगे। बट वेट, आगे बढ़ने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब बटन, लाइक और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो। हाँ, ताकि तुम ऐसे कोई भी एक्साइटिंग जर्नी मिस ना करो। कूल ना? बिल्कुल। आज हम एक बहुत ही फैसिनेटिंग गहरी चर्चा करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे इंडिया के बुक व्यू वर्सेस फील्ड व्यू से, समझे? ओके। फिर हम एम एन श्रीनिवास के इन कॉन्सेप्ट्स को अनपैक करेंगे, संस्कृताइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन। द टू बिग वंस। हाँ, इसके बाद हम सेक्युलराइजेशन और मॉडर्नाइजेशन के इम्पैक्ट को देखेंगे। फिर आएगा एक पावर पैक्ट कंसेप्ट, डोमिनेंट कास्ट। और फाइनली हम देखेंगे कि इन सब चेंजेस के बावजूद कास्ट सिस्टम कैसे अडेप्ट और सर्वाइव कर रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। चलो, तो टॉपिक 1, इंट्रोडक्टरी नोट्स, सोसाइटीज ऑफ इंडिया एंड इंडियन सोसाइटी। ब्रॉड माइक्रो थीम है अंडरस्टैंडिंग द कोर प्रोसेसेस ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन सोसाइटी। द ट्रेडिशनल व्यू वर्सेस अ न्यू रियलिटी। तो बेसिकली इंडिया को ट्रेडिशनली एक ऐसी सोसाइटी माना जाता था जहां सब कुछ फिक्स था, स्टेटस बाय बर्थ, बिहेवियर बाय कस्टम और कोई सोशल मोबिलिटी नहीं। राइट। इसे कहते हैं बुक व्यू, जो पुराने टेक्स्ट से आता है। लेकिन एम एन श्रीनिवास ने कहा कि ये आउटडेटेड है, हमें फील्ड व्यू चाहिए जो ऑन ग्राउंड रियलिटी दिखाता है। समझे? एकदम सही। इमेजिन एक टेक्स्ट बुक कहती है कि एक गांव में सिर्फ ब्राह्मण ही पंडित हो सकता है। ये बुक व्यू है। ओके, द आइडियल पिक्चर। हाँ, द आइडियल पिक्चर। लेकिन जब आप उस गांव में जाते हैं, आप देखते हैं कि मार्केट फोर्सेस के कारण कुछ ब्राह्मण फैमिलीज अब सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम कर रही हैं और एक नॉन ब्राह्मण जिसे रिचुअल्स का ज्ञान है, मंदिर की देखभाल कर रहा है। दैट्स द फील्ड व्यू इन एक्शन। वाओ, ओके, दैट्स अ परफेक्ट एग्जांपल। चलो, इसको थोड़ा और अनपैक करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में सोर्स कहता है कि कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी एक स्टुपेंडस एंड अनप्रेसिडेंटेड ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये चेंज स्टेट द्वारा प्लान्ड और डायरेक्टेड है। कोर इंस्टीट्यूशंस, कास्ट, जॉइंट फैमिली, विलेज कम्युनिटी सब बदल रहे हैं। और ये समझना जरूरी है क्योंकि इंडिया को समझने का बेस्ट तरीका सोशल चेंज को समझना है। राइट। अगर हम इन चेंजेस को इग्नोर करते हैं तो टीएन मदान के शब्दों में हमारी सोशियोलॉजी अपनी ही स्टेरिलिटी से मर जाएगी। द गैप बिटवीन द ओल्ड बुक व्यू एंड द न्यू फील्ड व्यू इज ह्यूज, बहुत बड़ा है। तो इस बुक व्यू के ट्रेडिशनल फीचर्स क्या थे? स्टेटस बाय बर्थ, कस्टम ड्रिवन बिहेवियर, हायरार्की, हाँ, ग्रुप आइडेंटिटी, सिंपल इकोनॉमी, बेसिकली एक स्टैटिक पिक्चर, बिल्कुल रुकी हुई। ओके, लेकिन श्रीनिवास ने इसे चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि बुक व्यू ब्राह्मणिकल बायस से भरा है। राइट। द लिव्ड इन ऑर्डर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द थॉट आउट वन। बिल्कुल। और आंद्रे बितेल ने इस लिव्ड इन ऑर्डर में कुछ की चेंजेस आइडेंटिफाई किए। अच्छा। उनके हिसाब से 4 चीजें। 1, मनी इकोनॉमी का ग्रोथ। पैसा। हाँ। 2, एक कास्ट फ्री ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। 3, नया एजुकेशनल सिस्टम। और 4, नए पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स जैसे डेमोक्रेसी। इसका मतलब है कि इंडिया एक सोसाइटी नहीं बल्कि सोसाइटीज का कलेक्शन है, एकदम। और सभी एक सोशल फर्मेंट से गुजर रहे हैं। द ग्राउंड रियलिटी इज डायनामिक एंड मेसी। एग्जैक्टली। द मेन टेकअवे ये है कि इंडिया को समझने के लिए हमें पुरानी स्टैटिक मॉडल्स को छोड़कर एक्चुअल ऑन ग्राउंड चेंजेस को देखना होगा। द शिफ्ट फ्रॉम बुक व्यू टू फील्ड व्यू इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ऑल मॉडर्न एनालिसिस ऑफ इंडियन सोसाइटी। पर एक सवाल है, बुक व्यू इतना गलत क्यों था? क्या वो टेक्स्ट झूठे थे? अच्छा सवाल है। झूठे नहीं, पर इनकम्प्लीट और टाइम बाउंड थे। टाइम बाउंड? हाँ, सोसाइटी इवॉल्व होती है लेकिन वो टेक्स्ट वही रह गए। दे रिप्रेजेंटेड एन आइडियल, एक आदर्श, नॉट द एवरीडे रियलिटी। याद रखना। गॉट इट। और ये जो स्टेट लेड चेंज है, इसका क्या मतलब है? लाइक गवर्नमेंट पॉलिसीज? हाँ, बिल्कुल। पॉलिसीज लाइक रिजर्वेशंस, लैंड रिफॉर्म्स, एजुकेशनल इनिशिएटिव्स, ये सब स्टेट डायरेक्टेड चेंजेस हैं जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स को डायरेक्टली चैलेंज करते हैं। ओके। और आंद्रे बिटेले के 4 पॉइंट्स, मनी, जॉब्स, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, क्या ये आज भी सोशल चेंज के सबसे बड़े ड्राइवर्स हैं? बिल्कुल। इनफैक्ट आज के डिजिटल एज में इनका इम्पैक्ट और भी ज्यादा प्रोफाउंड हो गया है। थोड़ा सोच लो इसके बारे में। सोशल मीडिया, ऑनलाइन जॉब्स, सब इसी का एक्सटेंशन है। तो फील्ड व्यू अप्रोच का सबसे बड़ा फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा है ऑथेंटिसिटी। हम समाज को जैसा वो है वैसा देखते हैं, ना कि जैसा उसे होना चाहिए था। इट रिवील्स द डायनामिक टेंशंस। सोशल फर्मेंट, ये टर्म थोड़ा हैवी है। इसका सिंपल मतलब क्या है? सिंपल मतलब है कि सोसाइटी में एक उबाल है। उबाल, हाँ। पुराने रूल्स टूट रहे हैं, नए बन रहे हैं और सब कुछ इन स्टेट ऑफ फ्लक्स है। थोड़ा chaotic पर also very very dynamic। चलो पॉज करो और इस पार्ट को प्रैक्टिस करो। The shift from the static book view to the dynamic field view is key to understanding modern India. Practice saying, in short, to truly understand India, we must look at its real ongoing changes, yani field view, not just its ancient texts, yani book view. Perfect. Okay, let's move to topic 2, Sanskritization and Westernization. पहले, Sanskritization, climbing the social ladder. Okay, let's unpack Sanskritization. ये M.N. श्रीनिवास का कॉन्सेप्ट है। बेसिकली ये वो प्रोसेस है जिसमें एक लो कास्ट या ग्रुप एक हायर या द्विजा कास्ट के कस्टम्स, रिचुअल्स और लाइफस्टाइल को कॉपी करता है। क्यों? सही। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल सोचो। मान लो एक गांव में एक कम्युनिटी है जो ट्रेडिशनली नॉन वेजिटेरियन थी। Okay. लेकिन गांव की डोमिनेंट कास्ट, मान लो ब्राह्मण्स, वेजिटेरियन है। तो ये कम्युनिटी हायर स्टेटस पाने के लिए धीरे धीरे
वेजिटेरियनिज्म अडॉप्ट कर लेती है, अच्छा, सेक्रेड थ्रेड पहनना शुरू कर देती है और अपने रिचुअल्स बदल देती है। एक दो जनरेशंस के बाद उन्हें हायर स्टेटस मिल जाता है। दिस इज क्लासिक संस्कृताइजेशन। तो बुक व्यू के ऑपोजिट कास्ट सिस्टम हमेशा से थोड़ा मोबाइल रहा है। संस्कृताइजेशन इसी मोबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। इट्स नॉट इंडिविजुअल बट कॉर्पोरेट और ग्रुप मोबिलिटी। करेक्ट। श्रीनिवास ने पहले इसे ब्राह्मणाइजेशन कहा था, हाँ, ये मैंने पढ़ा था। लेकिन बाद में रियलाइज किया कि लोग सिर्फ ब्राह्मण्स को कॉपी नहीं करते, कभी क्षत्रिय तो कभी वैश्य मॉडल होते हैं। इसलिए संस्कृताइजेशन एक ब्रॉडर टर्म यूज किया गया। तो इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं? सोर्स के हिसाब से फैमिली और वुमेन पर असर पड़ता है। वुमेन्स ऑटोनॉमी कम हो जाती है, रिजिड मोरालिटी आती है। राइट, अ डार्कर साइड। हाँ, सोशल प्रैक्टिसेस बदलती हैं, बीफ, पोक, लिकर छोड़ना, डौरी का आना, और रिलीजन में सीक्रेट थ्रेड, पिलग्रिमेज पर जोर। और इसके पीछे कई फैक्टर्स हैं। ब्रिटिश रूल ने ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की, टेक्नोलॉजी ने कल्चरल कॉन्टैक्ट बढ़ाया, डेमोक्रेसी ने चॉइस दी। लेकिन एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। क्या? प्रॉस्परस लोअर कास्ट संस्कृताइजेशन से स्टेटस चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो बैकवर्ड स्टेटस भी मेंटेन करना चाहते हैं फॉर गवर्नमेंट बेनिफिट्स। बिल्कुल, और इसके क्रिटिक्स भी हैं। एस.सी. दुबे ने कहा कि कोई एक सांस्कृतिक मॉडल नहीं है, ये रीजनल कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। अच्छा, और हेलन गोल्ड ने एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया कि मोटिव रिप्रेस्ड हॉस्टिलिटी हो सकती है। राइट, अपने ऑपरेसर्स को इमिटेट करके विक्टिम्स सीज कंट्रोल ऑफ द बैटलफील्ड। दैट्स फैसिनेटिंग। और आजकल न्यू एजेंट्स ऑफ संस्कृताइजेशन है मास मीडिया, फिल्म्स, टीवी, लो प्राइस्ड बुक्स जो रिलीजियस थीम्स को फैला रहे हैं। राइट, और ये प्रोसेस सिर्फ हिंदुओं में नहीं, मुस्लिम, सिख्स और ट्राइब्स जैसे मीना, संथाल में भी दिखता है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? संस्कृताइजेशन एक कॉम्प्लेक्स मल्टी लेयर्ड प्रोसेस है। ये सिर्फ ऊपर उठने की चाह नहीं है, बल्कि इसमें हॉस्टिलिटी, पॉलिटिक्स और मॉडर्न मीडिया का भी रोल है। कूल ना? बिल्कुल। पर एक सवाल, तो क्या संस्कृताइजेशन हमेशा एक पॉजिटिव चेंज है ग्रुप के लिए? नॉट रियली, बिल्कुल नहीं। सोर्स कहता है कि वुमेन्स ऑटोनॉमी कम हो सकती है और रेट्रोग्रेड मेजर्स आ सकते हैं। इट्स अ ट्रेड ऑफ, डेफिनेटली अ ट्रेड ऑफ। और ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, बैकवर्ड बेनिफिट्स और हायर स्टेटस, इसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे मैनेज करते हैं लोग? आई गेस दे ऑपरेट इन टू स्फीयर्स। टू स्फीयर्स। हाँ, एक तरफ गवर्नमेंट फॉर्म्स में बैकवर्ड स्टेटस यूज करते हैं और दूसरी तरफ अपने सोशल सर्कल में हायर कास्ट रिचुअल्स फॉलो करते हैं। इट्स अ डुअल आइडेंटिटी। हैरल्ड गोल्ड का रिप्रेस्ड हॉस्टिलिटी वाला पॉइंट, क्या इसका मतलब है कि इमिटेशन एक तरह का साइकोलॉजिकल रिवेंज है? एग्जैक्टली, इट्स लाइक सेइंग जो पावर तुम्हारे पास थी अब वो हमारे पास है, बाय बिकमिंग लाइक यू। इट्स फैसिनेटिंगली कॉम्प्लेक्स, सच में। ओके, और अगर ऐसी दुबे सही है कि कोई एक मॉडल नहीं है, तो क्या संस्कृताइजेशन टर्म ही मिसलीडिंग नहीं है? थोड़ा सोच लो, मे बी हो सकता है, लेकिन ये एक जनरल प्रोसेस को डिस्क्राइब करने के लिए यूजफुल है। डिटेल्स रीजनल हो सकती हैं, बट द अंडरलाइंग एम्बिशन टू मूव अप इज यूनिवर्सल। ठीक है, मास मीडिया इससे कैसे एक्सेलरेट कर रहा है? कैन यू गिव एन एग्जांपल? ऑफ कोर्स, सोचो हिस्टोरिकल टीवी सीरियल्स जो स्पेसिफिक रॉयल लाइफस्टाइल्स को ग्लोरीफाई करते हैं। ग्रुप्स उनसे इंस्पायर होकर उन ट्रेडिशंस को अडॉप्ट कर सकते हैं टू क्लेम अ क्षत्रिय लाइक लीनेज। अच्छा, मेक सेंस। Now, pause and practice saying this aloud. Sanskritization is the process where a lower caste adopts the lifestyle of a higher caste to claim upward social mobility. प्रैक्टिस? In short, Sanskritization is the traditional path to social mobility in India, full of ambition, contradictions, and complex psychological drivers. परफेक्ट समरी। अब आते हैं वेस्टर्नाइजेशन पर, द मॉडर्न पाथ। Okay? ये वो चेंजेस हैं जो इंडियन सोसाइटी और कल्चर में 150 साल के ब्रिटिश रूल के कारण आए। इट्स नॉट जस्ट अबाउट टेक्नोलॉजी बट ऑल्सो इंस्टीट्यूशंस, आइडियोलॉजी एंड वैल्यूज। इसका एक एग्जाम्पल सोचते हैं। इमेजिन एक ट्रेडिशनल बिजनेस फैमिली। ठीक है। पहले बिजनेस डिसीजंस फैमिली के पैट्रियार्क लेते थे ऑन द बेसिस ऑफ इंट्यूशन और ट्रेडिशन। ब्रिटिश इन्फ्लुएंस के बाद उनके बच्चे इंग्लिश स्कूल्स में पढ़े, उन्होंने बिजनेस स्कूल्स ज्वाइन किए, और अब वो कंपनी रैशनल, डेटा ड्रिवन स्ट्रेटजी से चला रहे हैं। दे वैल्यू इंडिविजुअलिज्म एंड इगैलिटेरियनिज्म इन देयर ऑफिस। दिस शिफ्ट इज वेस्टर्नाइजेशन। बिल्कुल, वेस्टर्नाइजेशन इंडिया में एक न्यू वेव ऑफ चेंज लाया। इसने सिर्फ हमारे काम करने का तरीका नहीं बदला, बल्कि हमारे सोचने का तरीका भी बदल दिया। ये ब्रिटिश रूल का डायरेक्ट रिजल्ट था। उन्होंने नए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, नई टेक्नोलॉजी और एक नया पॉलिटिकल कल्चर इंट्रोड्यूस किया, जिससे नेशनलिज्म को भी बढ़ावा मिला। तो की एस्पेक्ट्स क्या थे? आइडियोलॉजी लेवल पर रैशनलिज्म, ह्यूमनिज्म, इक्वालिटी, इंडिविजुअलिज्म, बेसिकली साइंटिफिक अप्रोच ओवर स्पिरिचुअलिज्म। राइट। और इंस्टीट्यूशन लेवल पर नए स्कूल्स, कॉलेजेस, अ यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। और इसका इम्पैक्ट, कास्ट सिस्टम की रिजिडिटी कम हुई, जॉइंट फैमिली डिसइंटीग्रेट होने लगी और कॉटेज इंडस्ट्रीज खत्म हो गई। डेमोक्रेटिक वैल्यूज और सोशल जस्टिस जैसे कॉन्सेप्ट्स पॉपुलर हुए। हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। बताओ। श्रीनिवास आर्ग्यू करते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन ने संस्कृताइजेशन को रोका नहीं, बल्कि दोनों साथ साथ चले। वेट, ये कैसे? इनफैक्ट वेस्टर्न टेक जैसे प्रिंटिंग प्रेस, रेलवेज ने रिलीजियस प्रोपेगेंडा और पिलग्रिमेजेस को बूस्ट किया, इनडायरेक्टली संस्कृताइजेशन को हेल्प करते हुए। तो एक चेस शुरू हो गया। लोअर कास्ट संस्कृताइजेशन के जरिए ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे, जबकि अपर कास्ट पहले से वेस्टर्नाइजेशन की हायर हिल पर पहुंच चुके थे तो मेंटेन देयर डिस्टिंक्शन। वाओ, ये चेज एनालॉजी ब्रिलियंट है ना? कुछ स्कॉलर्स इसे डीसंस्कृताइजेशन कहते हैं, बट दैट्स इनकरेक्ट। इवेंचुअली मॉडर्नाइजेशन को एक बेहतर, मोर वैल्यू न्यूट्रल टर्म माना गया, क्योंकि इंडिया ने सिर्फ ब्रिटिश ही नहीं, रशियन और अमेरिकन मॉडल से भी इन्फ्लुएंस लिया। बट वेट, अ क्विक क्वेश्चन, वेस्टर्न टेक ने संस्कृताइजेशन को कैसे हेल्प किया? ये तो उल्टा लगता है। सोचो, प्रिंटिंग प्रेस से रिलीजियस टेक्स्ट चीप हो गए। हाँ। रेलवे से लोग इजीली पिलग्रिमेजेस पर जा सकते थे। इससे रिलीजियस और कास्ट बेस्ड आइडियाज और तेजी से फैले। समझे? गॉट इट। और ये चेज वाला आइडिया बहुत कूल है।
तो क्या अपर कास्ट ने डिलिबरेटली वेस्टर्नाइजेशन अडॉप्ट किया टू स्टे अहेड? It wasn't always a conscious conspiracy, but it was a way to maintain social distance. अच्छा, जब आपके स्टेटस सिंबल्स लाइक रिचुअल्स कॉपी होने लगे, आप नए स्टेटस सिंबल्स लाइक इंग्लिश एजुकेशन, वेस्टर्न ड्रेस अडॉप्ट कर लेते हैं. सिंपल. मॉडर्नाइजेशन में बेसिक फर्क क्या है फिर? वेस्टर्नाइजेशन कॉलोनियल बैगेज के साथ आता है. इट इम्प्लाइज कॉपीइंग द वेस्ट. मॉडर्नाइजेशन एक ब्रॉडर वैल्यू न्यूट्रल प्रोसेस है जिसमें आप वेस्टर्न मॉडल से इंस्पायर हो सकते हैं बट ऑन योर ओन टर्म्स. एक और सवाल, क्या वेस्टर्नाइजेशन ने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज जैसे इक्वालिटी ही दिए या इसके कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स भी थे? ठीक है, सोर्स पॉइंट करता है कि कॉटेज इंडस्ट्रीज डिसइंटीग्रेट हो गई, तो इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट हमेशा पॉजिटिव नहीं था. इसने ट्रेडिशनल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स को तोड़ा. और आज के कॉन्टेक्स्ट में क्या हम अभी भी वेस्टर्नाइजेशन के प्रोसेस में हैं या अब ये मॉडर्नाइजेशन बन चुका है? A great question. We are mostly in a phase of modernization, but the cultural influence of the West, especially America, is still so strong that you can still call parts of it westernization. Okay, practice this line. Westernization and Sanskritization created a dynamic chase in Indian society for social status. Practice. In short, westernization introduced modern values and institutions, running parallel to Sanskritization and creating a new complex dynamic of social mobility. Brilliant. अब topic 3, secularization, a rational approach. Okay. अब बात करते हैं सेक्युलराइजेशन की. ये वेस्टर्नाइजेशन का ही एक बाय प्रोडक्ट है. इसका सिंपल मतलब है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने के लिए एक नॉन रिलीजियस फ्रेमवर्क अडॉप्ट करना. बेसिकली वर्ल्डली इश्यूज को रिलीजन से अलग करके देखना. इसका एक एग्जाम्पल सोचो. पहले अगर किसी गांव में सूखा पड़ता था तो लोग उसे भगवान का प्रकोप मानकर यज्ञ और पूजा करते थे. राइट, रिलीजियस एक्सप्लेनेशन. हाँ, बट सेक्युलराइजेशन के बाद लोग उसे एक साइंटिफिक प्रॉब्लम, क्लाइमेट चेंज, लैक ऑफ इरिगेशन की तरह देखते हैं. और साइंटिफिक सॉल्यूशंस ढूंढते हैं. बिल्कुल, सॉल्यूशंस ढूंढते हैं जैसे डैम्स बनाना या वाटर कंजर्वेशन करना. दिस इज अ शिफ्ट फ्रॉम अ रिलीजियस टू अ रैशनल वर्ल्ड व्यू. तो सेक्युलराइजेशन के रूट्स ब्रिटिश रूल में है. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, न्यू ट्रांसपोर्ट, इंग्लिश एजुकेशन, अर्बनाइजेशन, इन सब ने इस प्रोसेस को स्पीड अप किया. हाँ, पहली बार इंडियन टाउन्स में लोग रैशनलिज्म और ह्यूमैनिटेरियनिज्म जैसे आइडिया से एक्सपोज हुए. इसने मेनी मिथ्स एंड चेंज्ड स्टीरियोटाइप्स को एक्सप्लोर कर दिया. और फिर नेशनल मूवमेंट है. उसने इसे और इम्पैक्ट्स दिया क्योंकि अलग-अलग रिलीजन के लोग फ्रीडम के कॉमन कॉज के लिए एक साथ आए. तो इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट था नॉन रिलीजियस अप्रोच टू प्रॉब्लम्स. राइट. दूसरा, इंटेलेक्चुअल क्लास ने एथिक्स और मोरालिटी को भी रैशनल और ह्यूमनिस्टिक ग्राउंड्स पर एनालाइज करना शुरू कर दिया. ये चैलेंज करते हुए कि सिर्फ रिलीजन ही एथिक्स का सोर्स है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द बिगेस्ट प्रूफ ऑफ सेक्युलराइजेशन. एब्सोल्युटली. एक थियोक्रेटिक स्टेट पाकिस्तान के आने के बाद भी इंडिया ने एक सेक्युलर फ्रेमवर्क चुना. ये दिखाता है कि सेक्युलराइजेशन की रूट्स इंडिया में कितनी डीप हैं, इवन दो रिलीजियस फैनेटिसिज्म भी एक रियलिटी है. सो सेक्युलराइजेशन इज वाइडर देन संस्कृताइजेशन. संस्कृताइजेशन मेनली हिंदूज और लोअर कास्ट को अट्रैक्ट करता है, जबकि सेक्युलराइजेशन अर्बन एजुकेटेड क्लास को ज्यादा अपील करता है. सही पॉइंट. पर एक डाउट, क्या सेक्युलराइजेशन का मतलब एथियज्म है, यानी रिलीजन को ना मानना? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं. इट जस्ट मीन्स कि पब्लिक लाइफ के डिसीजंस, पॉलिटिक्स, लॉ, इकोनॉमी रिलीजन के बेसिस पर नहीं लिए जाएंगे. पर्सनल फेथ अलग चीज है. अच्छा, सोर्स कहता है कि नेशनल मूवमेंट ने सेक्युलराइजेशन को बढ़ावा दिया. कैसे? क्योंकि जब आप एक कॉमन एनिमी ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे हो तो आपका हिंदू, मुस्लिम या सिख होना सेकेंडरी हो जाता है. राइट. आपकी प्राइमरी आइडेंटिटी इंडियन बन जाती है. दिस फॉस्टर्स सेक्युलर यूनिटी. अगर इंडिया में सेक्युलराइजेशन इतना स्ट्रांग है तो फिर रिलीजियस फंडामेंटलिज्म क्यों बढ़ रहा है? ये एक ऑनगोइंग टेंशन है. सेक्युलराइजेशन एक प्रोसेस है, डेस्टिनेशन नहीं. ट्रेडिशनल फोर्सेस हमेशा मॉडर्नाइजिंग फोर्सेस के साथ कॉन्फ्लिक्ट में रहती हैं. ओके. और एथिक्स को रैशनल ग्राउंड्स पर एनालाइज करना, इसका क्या मतलब है? एग्जांपल दो. मान लो चोरी करना पाप है, एक रिलीजियस आइडिया है. ठीक है. इसका रैशनल एनालिसिस होगा कि चोरी करना गलत है क्योंकि ये सोसाइटी में ट्रस्ट तोड़ता है, प्रॉपर्टी राइट्स वायलेट करता है और सोशल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है. सेम कंक्लूजन बट थ्रू लॉजिक, नॉट फेथ. इंटरेस्टिंग. तो सेक्युलराइजेशन और संस्कृताइजेशन एक ही इंसान में हो सकते हैं? बिल्कुल. एक इंसान अपने सोशल लाइफ में संस्कृताइज कर सकता है, जैसे रिचुअल्स फॉलो करना, लेकिन अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कंप्लीटली सेक्युलर हो सकता है, जैसे साइंटिफिक रैशनल डिसीजंस लेना. इट्स वेरी कॉमन. लेट्स प्रैक्टिस दिस. Secularization promotes a non-religious, rational approach to social and political problems. Now you say it. In short, Secularization is the move towards a rational worldview, separating worldly matters from religion, with the Indian constitution as its ultimate expression. nicely put. Next, topic 4. Modernization, the value neutral goal. Right. मॉडर्नाइजेशन एक टर्म है जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पॉपुलर हुआ. ये इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल चेंज के इंटरैक्टिव प्रोसेस को रेफर करता है. बेसिकली ये वेस्टर्न सोसाइटीज के मॉडल पर डेवलप होने का प्रोसेस है, लेकिन विदाउट द कॉलोनियल बैगेज ऑफ वेस्टर्नाइजेशन. सही. इसका एक एग्जांपल है जैसे इंडिया ने अपनी इकोनॉमी के लिए अमेरिकन कैपिटलिज्म से भी आइडियाज लिए और सोशल प्लानिंग के लिए रशियन सोशलिज्म से भी. Right. A mix and match approach. हाँ, ये वेस्टर्नाइजेशन नहीं है, ये मॉडर्नाइजेशन है, क्योंकि इंडिया अपने कल्चरल हेरिटेज को छोड़े बिना अलग अलग मॉडल से बेस्ट पार्ट्स चुनकर आगे बढ़ रहा है. बिल्कुल. एस.सी. डुबे ने पॉइंट आउट किया कि मॉडर्नाइजेशन एक मच लेस वैल्यू लोडेड टर्म है. ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग एस्पायर करने देता है विदाउट अबैंडनिंग देयर ओन कल्चरल हेरिटेज एंड डिग्निटी.
तो ये टर्म पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड में ज्यादा एक्सेप्टेबल था क्योंकि ये कॉपिंग की फीलिंग नहीं देता था. इट इम्प्लाइड प्रोग्रेस ऑन वन्स ओन टर्म्स. एग्जैक्टली. डैनियल लर्नर मॉडर्नाइज्ड पर्सनालिटी के 3 कोर फीचर्स बताए. अच्छा, क्या है वो? 1. एम्पैथी, दूसरों के पर्सपेक्टिव से देखना. 2. मोबिलिटी, नए रोल्स अज्यूम करने की एबिलिटी. 3. हाई पार्टिसिपेशन, सोशल गोल्स में एक्टिव रोल लेना. बाद में रैशनैलिटी को इसका कोर माना गया. तो इंडिया में मॉडर्नाइजेशन की प्रोग्रेस कैसी रही है? एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हम कई थर्ड वर्ल्ड नेशन से बेहतर हैं, लेकिन चैलेंजेस भी हैं. चैलेंजेस क्या हैं? 1. डेवलपमेंट लॉपसाइडेड है, रीजनल इम्बैलेंसेस हैं. राइट. डिस्ट्रीब्यूटिव एस्पेक्ट्स पर ध्यान नहीं दिया गया. करप्शन और नेपोटिज्म बढ़ रहा है. और सबसे बड़ा खतरा रिलीजियस रिवाइवलिज्म एंड फंडामेंटलिज्म, जैसे अयोध्या कंट्रोवर्सी, जो रैशनल टेम्पर को थ्रेटन करता है. सो व्हाट्स द बॉटम लाइन? एस.सी. दुबे कहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन का कोई एक पाथ नहीं है. ट्रू. इंडिया ने अपने लिए डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म का पाथ चुना है. सक्सेस इज नॉट गारंटीड. चलो क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं. एम्पैथी को मॉडर्नाइजेशन का फीचर क्यों माना गया है? क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स मॉडर्न सोसाइटी में आपको अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों के साथ काम करना पड़ता है. अगर आप उनका पर्सपेक्टिव नहीं समझ सकते तो सोसाइटी फंक्शन नहीं कर सकती. सिंपल. ठीक है. हाई पार्टिसिपेशन का क्या मतलब है इन अ डेमोक्रेसी? इसका मतलब सिर्फ वोट देना नहीं है. इसका मतलब है सोशल ऑब्जेक्टिव्स को क्वेश्चन करना, पॉलिसी डिबेट्स में पार्टिसिपेट करना, सिविल सोसाइटी का हिस्सा बनना, बेसिकली एक एक्टिव सिटीजन होना. सोर्स में लॉपसाइडेड डेवलपमेंट का जिक्र है. इसका एक रियल एग्जांपल क्या हो सकता है? फॉर इंस्टेंस कुछ शहरों में आईटी हब्स और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जबकि उन्हीं के पास के गांव में बेसिक सुविधाएं भी नहीं है. यह है लॉपसाइडेड डेवलपमेंट. और करप्शन मॉडर्नाइजेशन को कैसे रोकता है? मेरिट पर नहीं बल्कि ब्राइब्स पर लिए जाते हैं. ये सिस्टम में इनएफिशिएंसी लाता है और ग्रोथ को स्लो डाउन करता है. लास्ट क्वेश्चन. इंडिया ने डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म को ही क्यों चुना एज इट्स पाथ टू मॉडर्नाइजेशन? क्योंकि इंडिया की डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है, इतने सारे रिलीजन्स, लैंग्वेजेस और कल्चर्स के साथ सिर्फ एक डेमोक्रेटिक और सेक्युलर फ्रेमवर्क ही सबको एक साथ रख सकता है. इट वाज अ चॉइस बॉर्न आउट ऑफ नेसेसिटी. अब इस लाइन को प्रैक्टिस करें. मॉडर्नाइजेशन इज अ वैल्यू न्यूट्रल प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज एंड फॉर इंडिया द चोजन पाथ इज थ्रू डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म. Practice it. In short, modernization is the broader, more neutral goal of development, but India's path is filled with both significant progress and serious challenges, like inequality and fundamentalism. स्पॉट ऑन. ओके. टॉपिक 5. डोमिनेंट कास्ट, द पावर होल्डर्स. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. हाँ, ये कॉन्सेप्ट ई एम श्रीनिवास ने दिया है. एक डोमिनेंट कास्ट वो है जो एक पर्टिकुलर एरिया में पावर होल्ड करती है. इसके 3 क्लासिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. बता. 1. साइजेबल लैंड ओनरशिप. 2. कंसिडरेबल न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ. 3. और लोकल हायरार्की में हाई प्लेस. इसका एक एग्जांपल सोचते हैं. मान लो एक रीजन में जाट्स हैं, उनके पास ज्यादातर खेती की जमीन है, उनकी पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा है और उनका सोशल स्टेटस भी हाई है. गांव के सारे बड़े फैसले उनकी पंचायत लेती है, इलेक्शन में उनका कैंडिडेट जीतता है. ये जाट्स उस रीजन की डोमिनेंट कास्ट है. सही. अग्रेरियन इंडियन सोसाइटी में सोशल चेंज को समझने के लिए लैंड ओनिंग डोमिनेंट कास्ट्स का रोल समझना बहुत जरूरी है. दे आर द पावर ब्रोकर्स. और ओवर टाइम इस कॉन्सेप्ट में नए फैक्टर्स ऐड हो गए हैं, जैसे वेस्टर्न एजुकेशन, पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स और जॉब्स इन एडमिनिस्ट्रेशन. सिर्फ लैंड और नंबर्स काफी नहीं है अब. बिल्कुल. और एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है विलेज वर्सेस रीजनल डोमिनेंस. एक कास्ट एक गांव में डोमिनेंट हो सकती है, लेकिन अगर आसपास के गांव में राइवल कास्ट्स हैं तो उनकी पावर लिमिटेड है. ट्रू डोमिनेंस रीजनल होती है. तो इसका रोल क्या है? पहला, ये दूसरी कास्ट्स के लिए संस्कृताइजेशन का मॉडल बनती है. राइट. अगर एक रीजन में क्षत्रिय डोमिनेंट है तो लोग क्षत्रिय मॉडल फॉलो करेंगे, ब्राह्मण नहीं. दूसरा, ये वॉचडॉग ऑफ कल्चर की तरह काम करती है, डिस्प्यूट सेटल करती है और सोशल नॉर्म्स सेट करती है. लेकिन एस.सी. दुबे ने इस कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज किया. उन्होंने कहा कि अगर कास्ट के अंदर ही बहुत इनइक्वालिटी है तो हमें डोमिनेंट इंडिविजुअल्स या डोमिनेंट फैक्शंस की बात करनी चाहिए. अच्छा. लेकिन श्रीनिवास ने काउंटर किया कि वो इंडिविजुअल्स पावरफुल ही इसलिए हैं क्योंकि वो डोमिनेंट कास्ट से आते हैं. और अपनी पावर मेंटेन करने के लिए इन कास्ट्स ने कास्ट एसोसिएशंस बनाई हैं, जैसे कुर्मी क्षत्रिय सभा या नाडर महाजन संगम. राइट. द पॉलिटिकल एंगल. हाँ, ये एसोसिएशंस कास्ट आइडियोलॉजी यूज करती हैं टू यूनाइट देयर मेंबर्स. मॉडर्न डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जैसे पंचायती राज में इनका बहुत इन्फ्लुएंस है. So the concept of dominant caste is critical to understanding power dynamics in rural and now even in urban India. Politics हो या economic development, उस पर stamp of respective dominant castes दिखता है. एक सवाल है, अगर एक कास्ट न्यूमेरिकली स्ट्रांग है बट उनके पास लैंड नहीं है तो क्या वो डोमिनेट हो सकती है? Traditionally नहीं. Land was the primary source of power, लेकिन आज के democratic politics में numerical strength vote bank बन जाती है, तो उन्हें political power मिल सकती है. So the definition is evolving. वॉचडॉग ऑफ कल्चर का क्या मतलब है? क्या ये मोरल पुलिसिंग जैसा है? In a way, yes. It means they enforce the unwritten rules of the community. किसे किससे शादी करनी चाहिए, disputes कैसे solve होंगे, etc. They act as the informal judiciary. सी दुबे और श्रीनिवास की डिबेट में कौन ज्यादा कन्विंसिंग लगता है? थोड़ा सोच लो. I think दोनों के पॉइंट्स वैलिड हैं. एक कास्ट यूनिफाइड नहीं होती, फैक्शंस होते हैं, इसमें दुबे सही हैं. राइट. लेकिन उन फैक्शंस को पावर उनकी कास्ट आइडेंटिटी से ही मिलती है. यहाँ श्रीनिवास सही हैं. द रियलिटी इज समवेयर इन बिटवीन. ओके. कास्ट एसोसिएशंस कैसे काम करती हैं?
सिर्फ मीटिंग्स? मीटिंग्स, मैगजीन्स, पॉलिटिकल लॉबिंग, क्रिएटिंग मिथ्स ऑफ अ ग्लोरियस पास्ट, वो सब कुछ करते हैं टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ वीनेस एंड प्रोटेक्ट देयर क्लास इंटरेस्ट्स। और पंचायती राज में इनका कंट्रोल कैसे होता है? थ्रू देयर नंबर्स एंड इन्फ्लुएंस वो इलेक्शंस जीतते हैं। फिर वो गवर्नमेंट फंड्स और स्कीम्स को अपने लोगों की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं, इफेक्टिवली कंट्रोलिंग द एंटायर डेवलपमेंट प्रोसेस एट द लोकल लेवल। चलो, practice this. A dominant caste controls a region through land, numbers, status, and modern factors like education and political clout. Practice saying. In short, the dominant caste is the central concept for understanding how power and influence work at the grassroots level in India, shaping both culture and politics. बिल्कुल। अब आते हैं फाइनल टॉपिक्स पर। टॉपिक 6, सोशल चेंज इन इंडिया, एडेप्टेशन एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट, बेसिकली द न्यू अवतार्स ऑफ कास्ट। तो इतने सारे चेंजेस के बाद क्या कास्ट सिस्टम खत्म हो रहा है? बिल्कुल नहीं। सोर्स कहता है कि कास्ट इज नॉट डिसअपियरिंग, इट्स अंडरगोइंग अ प्रोफाउंड अडेप्टिव प्रोसेस। Adaptive process. हाँ, इसके पुराने रिलीजियस और ऑक्यूपेशनल रोल्स कमजोर हो रहे हैं, लेकिन ये एक नए पॉलिटिकल और सोशल अवतार में जिंदा है। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल सोचो। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है मुंबई में। ठीक है। ऑफिस में वो अपने कॉलीग्स के साथ लंच करता है, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों। उसकी जॉब उसकी कास्ट पर डिपेंड नहीं करती। राइट। प्रोफेशनल लाइफ इज सेक्युलर। हाँ, लेकिन जब उसे अपने बच्चे की शादी करनी होती है तो वो मैट्रिमोनियल साइट्स पर अपनी ही कास्ट में पार्टनर ढूंढता है। ये है कास्ट का नया अवतार, प्रोफेशनली इररेलेवेंट बट सोशली स्टिल वेरी रेलेवेंट। बहुत सही एग्जाम्पल। तो हमने देखा कि इंडिया के कोर इंस्टीट्यूशंस, कास्ट, जॉइंट फैमिली, विलेज कम्युनिटी बदल रहे हैं। लेट्स फोकस ऑन कास्ट। क्या बदला है और क्या नहीं? जो चीजें नहीं बदली, मेंबरशिप बाय बर्थ और एंडोगैमी, एंडोगैमी यानी अपनी कास्ट में शादी, ये अभी भी स्ट्रांग है। जो बदला है, रिलीजियस बेसिस कमजोर हुआ है और ऑक्यूपेशनल रिजिडिटी टूट गई है। सोर्स में F.G. बेली और कैथलीन गॉफ के एग्जाम्पल्स हैं। ओडिशा में डिस्टिलर्स डू नॉट टच लेकर और तमिलनाडु में ब्राह्मण्स गवर्नमेंट सर्वेंट्स बन गए। राइट, रोल रिवर्सल। हाँ, अर्बन इंडिया में तो हायर कास्ट्स अब इम्प्योर माने जाने वाले बिजनेसेस में भी हैं, जैसे लेदर ट्रेड या ब्यूटी पार्लर्स। इवन द जजमानी सिस्टम, जो रूरल इकोनॉमी का एक्सेस था, क्रम्बल हो रहा है। बट द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज इज द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट। राइट। रजनी कोठारी कहते हैं कि पॉलिटिशियंस कास्ट को मोबिलाइजेशन के लिए यूज करते हैं क्योंकि मासेस लिव बाय देयर कास्ट्स। कोठारी ने 3 स्टेजेस बताएं। स्टेज 1 में एलीट कास्ट पॉलिटिक्स में आते हैं, फिर एसेंडेंट कास्ट उन्हें चैलेंज करती हैं। ओके। स्टेज 2 में कास्ट के अंदर फैक्शंस बनते हैं। स्टेज 3 में कास्ट आइडेंटिटी कमजोर हो जाती है। इंडिया अभी समथिंग बियॉन्ड स्टेज 2 में है। तो कास्ट के नए फंक्शंस क्या है? एक है एक्सप्रेसिव फंक्शन, ये अपने मेंबर्स को सोशल सॉलिडारिटी और आइडेंटिटी देता है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग। दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन, ये एक इंटरेस्ट ग्रुप की तरह काम करता है टू अचीव पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक गोल्स, often using nepotic networks. So caste has transformed from a rigid ritual hierarchy into a flexible network of interest groups, especially in politics. It is more alive than ever, but in a completely new form. पर एक सवाल, अगर ऑक्यूपेशनल रिजिडिटी खत्म हो गई है तो फिर कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की जरूरत क्यों है? एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिजिडिटी खत्म हुई है, बट इनइक्वालिटी नहीं। हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज अभी भी लोगों को इफेक्ट करता है, इसलिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज अभी भी रेलेवेंट मानी जाती हैं। ठीक है। रजनी कोठारी कहते हैं स्टेज 3 में कास्ट आइडेंटिटी कमजोर हो जाती है। क्या आपको लगता है इंडिया कभी स्टेज 3 तक पहुंचेगा? दैट्स द $1 million क्वेश्चन। अर्बनाइजेशन और एजुकेशन से शायद इंडिविजुअल लेवल पे कमजोर हो, लेकिन जब तक पॉलिटिक्स में इसका यूज होता रहेगा, ग्रुप आइडेंटिटी स्ट्रांग रहेगी। एक्सप्रेसिव और इंस्ट्रूमेंटल फंक्शंस में क्या बेसिक डिफरेंस है? एक्सप्रेसिव इज अबाउट फीलिंग, अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, हमारापन। इंस्ट्रूमेंटल इज अबाउट डूइंग, गेटिंग समथिंग डन, लाइक अ जॉब, अ कॉन्ट्रैक्ट और अ वोट। एक इमोशनल है, दूसरा प्रैक्टिकल। एग्जैक्टली। समझे? सोर्स में नेपोटिक नेटवर्क्स का जिक्र है। ये मॉडर्न कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसे काम करता है? इसका मतलब है कि एक सीनियर मैनेजर अपने ही कास्ट के लोगों को हायर करने या प्रमोट करने में प्रेफरेंस दे सकता है, नॉट बेस्ड ऑन मेरिट बट ऑन कास्ट कनेक्शन। इट्स अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ कास्ट बेस्ड फेवरेटिज्म। और जाजमानी सिस्टम का क्रम्बल होना रूरल इंडिया के लिए अच्छा है या बुरा? इट्स अ मिक्स्ड बैग। इसने लोअर सर्विस कास्ट को एक्सप्लॉयटेशन से आजादी दी, लेकिन इसने उनकी ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी छीन ली, उन्हें मार्केट फोर्सेस के रेमो करम पर छोड़ दिया। Now, practice this thought. Caste is not disappearing, it is adapting, losing its ritual power, but gaining political and instrumental power. Let's practice. In short, caste has proven to be incredibly flexible, transforming from a rigid social hierarchy into a powerful tool for political mobilization and group solidarity in modern India. बिल्कुल सही। और अब हमारा लास्ट टॉपिक, incorrect prophecies and conclusion. Topic 7. Why Marx and Weber were wrong. This is exciting. एन मार्क्स और मैक्स वेबर, दो बड़े थिंकर्स, ने प्रिडिक्ट किया था कि कास्ट सिस्टम मॉडर्न चेंजेस के सामने खत्म हो जाएगा, बट दे वर रॉन्ग। क्यों? क्योंकि उन्होंने कास्ट की इनहेरेंटली एंड अमेजिंगली फ्लेक्सिबल नेचर को अंडर एस्टिमेट किया। मार्क्स ने सोचा था कि रेलवे आएगी तो सब साथ में ट्रैवल करेंगे और कास्ट टूट जाएगी। रेलवे आई, लोग साथ में ट्रैवल भी करते हैं, लेकिन ट्रेन से उतरकर वापस अपनी कास्ट रियलिटीज में चले जाते हैं। ट्रू। वीबर ने सोचा कि लोग न्यू टेक्नोलॉजी को रिचुअली डेंजरस मानकर अडॉप्ट नहीं करेंगे, लेकिन आज फ्रॉम ब्राह्मण्स टू डालिट्स सभी स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन जॉब्स को रिचुअली न्यूट्रल माना जाता है। It's fascinating to see how even the greatest social theorists can get it wrong. Let's see what their predictions were and why they failed. मार्क्स का लॉजिक था कि मॉडर्न इंडस्ट्री हेरिडिटरी डिवीजन ऑफ लेबर को डिसॉल्व कर देगी।
वेबर का लॉजिक था कि कास्ट ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी को ब्लॉक करेगी क्योंकि न्यू स्किल्स रिचुअली डेंजरस समझे जाएंगे। और रियलिटी क्या हुई? मॉडर्न इंडस्ट्रियल जॉब्स को रिचुअली न्यूट्रल माना गया। फैक्ट्री में काम करना या कंप्यूटर चलाना किसी भी कास्ट के लिए रिचुअली पोल्यूटिंग नहीं था। राइट। इसलिए सभी कास्ट के लोग इन जॉब्स में आ गए। कास्ट ने टेक्नोलॉजिकल चेंज को ब्लॉक नहीं किया। और अर्बन सेटिंग्स में रिचुअल नॉर्म्स जैसे किसके साथ खाना है कि वायलेशन को जनरली कंडोन किया जाता है, यानी माफ कर दिया जाता है। द सिस्टम अडेप्टेड। बिल्कुल। तो हमारा फाइनल कंक्लूजन क्या है? हैरल गोल्ड कहते हैं कि कास्ट की एक ड्युअलिटी है। रूरल एरियाज में ये अभी भी ट्रेडिशनल हायरार्किकल फॉर्म में है, लेकिन अर्बन एरियाज में ये डिस्पर्स्ड एंड रिफ्रैक्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स का नेटवर्क बन गया है। पूरी सोसाइटी एक फर्मेंट में ट्रेडिशनल अथॉरिटी चैलेंज हो रही है और आगे का रास्ता इस बात पर डिपेंड करेगा कि स्टेट इस टेंशन को कैसे मैनेज करता है और डेवलपमेंट के फ्रूट्स को जस्टली डिस्ट्रीब्यूट करता है या नहीं। और अगर फेल हुआ? अगर फेल हुआ तो सीरियस ट्रबल लाइज अहेड। तो मार्क्स और वेबर ने आखिर गलती कहाँ की? व्हाट वाज देयर ब्लाइंड स्पॉट? उनका ब्लाइंड स्पॉट था कि उन्होंने कास्ट को सिर्फ एक इकोनॉमिक या रिलीजियस स्ट्रक्चर माना। उन्होंने उसकी सोशल और साइकोलॉजिकल पावर, द आइडेंटिटी एस्पेक्ट को नहीं समझा। रिचुअली न्यूट्रल जॉब्स, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आज भी कुछ जॉब्स हैं जो रिचुअली इम्प्योर माने जाते हैं? हाँ, अनफॉर्चुनेटली मैनुअल स्कैवेंजिंग जैसे काम अभी भी एक पर्टिकुलर कास्ट से ही एसोसिएट किए जाते हैं, डिस्पाइट लॉज अगेंस्ट इट। सो द चेंज इज नॉट कंप्लीट। सीरियस ट्रबल लाइज अहेड, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग वार्निंग है। सोर्स के हिसाब से ये ट्रबल किस फॉर्म में आ सकता है? It could mean more caste-based conflicts, social unrest, and political instability if a large section of the population feels left out of the development story. कास्ट की ड्युअलिटी, रूरल वर्सेस अर्बन कास्ट, क्या ये डिवाइड हमेशा रहेगा? Maybe not forever. जैसे जैसे urbanization बढ़ेगा और रूरल-अर्बन कनेक्शन स्ट्रांग होगा, रूरल कास्ट भी धीरे-धीरे अर्बन पैटर्न्स की तरह अडेप्ट हो सकती है। तो इस पूरी डिस्कशन का फाइनल टेकअवे क्या है एक 10th ग्रेड स्टूडेंट के लिए? The takeaway is never underestimate the power of adaptation. Indian society, especially the caste system, is not a museum piece. It's a living, breathing, and constantly changing organism. Practice this final thought. Caste survived the predictions of Marx and Weber because of its amazing flexibility, transforming to fit the modern world. Practice it. In short, the caste system proved more adaptive than predicted, surviving by changing its form and function, leaving modern India in a dynamic but tense state of social ferment. Wow! Wow! What a journey, दोस्त। चलो एक क्विक रिकैप करते हैं। आज हमारा ब्रॉड माइक्रो थीम था अंडरस्टैंडिंग द कोर प्रोसेसेस ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन सोसाइटी। हमने देखा कि 1. इंडिया को समझने के लिए बुक व्यू नहीं, फील्ड व्यू जरूरी है। 2. संस्कृताइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन दो पैरेलल ट्रैक्स हैं सोशल मोबिलिटी के, जिनके बीच एक कांस्टेंट चेज चलती रहती है। 3. सेक्युलराइजेशन और मॉडर्नाइजेशन ने हमें रैशनल और डेमोक्रेटिक वैल्यूज दिए, लेकिन इनका पाथ चैलेंजेस से भरा है। 4. डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट रूरल पावर स्ट्रक्चर को समझने के लिए की है। और 5वां, फाइनली कास्ट सिस्टम मर नहीं रहा बल्कि एक नए पॉलिटिकल अवतार में अडेप्ट हो चुका है। अब सुनने वालों की बारी, इन 6 सवालों के जवाब देने की कोशिश करो, जस्ट टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग। पहला, बुक व्यू और फील्ड व्यू में मेन डिफरेंस क्या है? दूसरा, संस्कृताइजेशन का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इम्पैक्ट बताओ। तीसरा, वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन में से कौन सा टर्म ज्यादा न्यूट्रल है और क्यों? चौथा, एक डोमिनेंट कास्ट के 3 ट्रेडिशनल और 2 मॉडर्न कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? पांचवा, राजनी कुथारी के 3 स्टेजेस ऑफ कास्ट पॉलिटिसाइजेशन क्या हैं? और छठा, मार्क्स और वेबर की प्रेडिक्शंस कास्ट के बारे में गलत क्यों साबित हुई? और अब आज का चैलेंज, अपने आसपास देखो, एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढो जहां आपको संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन या कास्ट का मॉडर्न इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन एक्शन में दिखता हो। हाँ, इट कुड बी इन योर फैमिली, योर नेबरहुड और इवन इन अ मूवी यू रिसेंटली वॉच्ड। हाँ, उस एग्जाम्पल को 1 मिनट में एक्सप्लेन करने की प्रैक्टिस करो एज इफ यू आर प्रेजेंटिंग इट। दैट वाज माइंड ब्लोइंग, राइट? अगर तुम्हें ये गहरी चर्चा पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बिल्कुल। कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। वी रीड एवरी सिंगल कमेंट। तब तक के लिए सोचते रहो, सीखते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।